Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your geography teacher. In previous video, I told you about the laterite soil and arid soil. In this video, we will discuss about the forest soil and then soil erosion and soil conservation. ये फॉरेस्ट सॉइल निश्चित रूप से जब फॉरेस्ट का नाम आता है तो ये जो जंगलों की मिट्टियाँ होती हैं, जिधर जंगल लगा रहता है, पहाड़ी क्षेत्र हो या समतल जगह हो, उस एरिया की जो मिट्टी होती है उसी को फॉरेस्ट सॉइल कहा जाता है। और उधर की जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उसके फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो है मैकेनिकल विदरिंग बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर। क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं? जो मैकेनिकल विदरिंग होता है, नेचुरली, नॉट बाय मैन, मैकेनिकल विदरिंग बाय स्नो, रेन, टेम्परेचर, the forest soil is made, and it is made by the nature, not by the man. इस तरह की मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? लोकेशन क्या है इसका? तो हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र पे क्या होता है, बारिश भी होती है, टेम्परेचर भी रहता है और स्नो भी होता है। अब देखते हैं बर्फबारी होती है, जैसे कश्मीर चले जाइए, अरुणाचल चले जाइए, उधर आपका बारिश भी अधिक होती है, बर्फ़ भी पड़ता है और टेम्परेचर आपका मॉडरेट वहाँ रहता है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी, फिर बारिश होगी, फिर आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ इस तरह का टेम्परेचर होता है, रेन होता है, स्नो होता है, उस जगह जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसको फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। और ये हिलीज एरिया जितने हैं, कश्मीर टू अरुणाचल, कश्मीर से लेके अरुणाचल तक, ये जितनी एरियाज हिली एरियाज हैं, उन्हीं हिली एरियाज में आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है, उसका लोकेशन वही होता है और वो बहुत फर्टाइल होते हैं। वो जो मिट्टी होती है फॉरेस्ट सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। नेक्स्ट उसका क्या है इम्पोर्टेंस, कि वो लोमी होता है, सिल्टी होता है, लोमी एंड सिल्टी इन वैली एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। अब चूंकि हिली एरियाज की बात हो रही है, तो जब हिली एरिया की बात हो रही है यानी हिल्स मीन्स माउंटेन्स। अब देखिए, जैसे मैं आपको इसको बता देता हूं कि ये मान लीजिए कि पहाड़ है और ऊपर क्या होता है, कोर्स एरियाज होता है, ऊपर हम नहीं रह पाते हैं, ठीक। और जो इनका ये फुट हिल है, जिसको पिडमोंट प्लेन्स कहा जाता है, ये फुट हिल्स है और फुट हिल्स का ये प्लेन एरिया है, ठीक। इसको पिडमोंट्स भी बोला जाता है, पिडमोंट्स प्लेन्स। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिल्ट डिपोजिशन होता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है एलुवियल होती है। ऊपर जब पहाड़ से नदियाँ चलती हैं तो अपने साथ सिल्ट, सैंड, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब कुछ वो लेके आती हैं और ऊपर से चलते चलते पानी के धारा में आती हैं, टकराते टकराते वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं और आके यही प्लेन्स जो है इनका, पिडमोंट प्लेन्स पे आके ये आपका सिल्ट यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो सिल्ट डिपोजिशन होता है, ये इसमें सिल्ट है, तो ये बहुत ही मतलब फर्टाइल सॉइल होता है।
आया समझ में? तो ऊपर वाले को कोर्स एरियाज बोलते हैं, ठीक। जो आपका ये अपर एरिया है, इस अपर एरिया को ही कोर्स एरियाज बोलते हैं। ये जो फुट हिल है इसको पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं और यहीं सिल्ट डिपॉजिट होता है। आया समझ में? नेक्स्ट जो है हमारा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आप जानते हैं कि सॉइल इरोजन के जो कारण हैं, यदि उन कारणों को खत्म कर दिया जाए तो वही हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो जाता है। पिछली वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि कैसे कैसे सॉइल इरोड होता है। बाय वाटर भी होता है, बाय विंड भी होता है, बाय ग्रेजिंग भी होता है, बाय माइनिंग भी होता है। आप लोग पढ़े थे। तो सब कुछ वही यहाँ है, काजेज है सॉइल इरोजन का। आया समझ में? इसको हम सॉइल इरोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप देख लीजिए। द डेन्यूडेशन of soil cover and subsequent of washing down of soil is described as soil erosion। soil erosion को आपको ऐसे ही डिफाइन करना है। यदि इस तरह से आप डिफाइन करते हैं तो अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। कैसे करेंगे? द denudation of soil cover and subsequent of washing down of soil is described as soil erosion। जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वही जानते हैं सबसे फर्टाइल होता है, और वो मिट्टी का जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी कवर है, हवा से चाहे पानी से लगातार वहां की मिट्टी क्या होती है, पानी की धारा में बह जाती है। हवा अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा के लेके चला जाता है। इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। या आप देखते होंगे नदियों के किनारे, तो वहाँ भी वो मिट्टी की कटान करती है। पानी में पानी का जो वेव होता है, पानी की जो लहर होती है, पानी के लहर में ताकत होती है, और वो जिस तरफ उसका लहर जाता है उस तरफ उसको मिट्टी को वो काटती है। तो वो भी आपका सॉइल इरोजन है। नेक्स्ट जो है हम अब देखेंगे डेफिनेशन के बाद कॉजेज एंड सॉइल इरोजन। तो कॉजेज क्या है? मैं पहले ही बताया था, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब चरने की वजह से, ज़्यादा चरने की वजह से पशुएं हैं तो जब वो घास चरते हैं तो घास के साथ क्या आता है, वो जड़ भी पूरा पौधा बाहर आ जाता है। और जड़ क्या होता है, मिट्टी में रहता है तो मिट्टी को बांधे रहता है। जब वो घास पूरा ज़मीन से निकल गया यानी मिट्टी क्या हो जाएगी, वहाँ एकदम मुलायम हो जाएगी, भुरभुरा हो जाएगी, और वो आसानी से हवा में जो है अपने साथ उसको मिट्टी को उड़ा ले जा सकता है या पानी में वो बह सकता है। इसलिए ओवर ग्रेजिंग इसके लिए कारण होता है। कंस्ट्रक्शन, कहीं हम निर्माण करते हैं, वहाँ भी जैसे सड़क वड़क का निर्माण करना, तो उसके लिए भी हम जिधर बनाते हैं आप देखते हैं कि वहाँ भी सॉइल इरोजन का ये कारण होता है। माइनिंग, जहाँ भी खदान का एरिया है, जब हम खदान से निकालते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे खनिज हैं, खनिज पदार्थ जितने भी मिनरल्स हैं वो ज़मीन के नीचे हैं, और बाई माइनिंग ही हम उसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए हम गड्ढा बनाते हैं, जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, और जब नीचे का सारा सामान निकल जाता है, मिनरल्स निकल जाते हैं, तो खोखला हो जाता है। और खोखला होने के बाद क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे माइंस धंस भी जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो सॉइल इरोजन का माइनिंग भी कारण होता है। उसके बाद जो है डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, जैसे उसमें आपको बताया गया था कि लगातार जो हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो हम ट्यूबवेल से पानी चलाते हैं, लगातार उसमें पानी ज़्यादा खेत में इकट्ठा होने के कारण उसमें सैलिनिटी सॉइल में बढ़ जाती है, साल्ट बढ़ जाता है बाई केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जो हम खाद डालते हैं उसमें सोडियम भी डालते हैं, तो बाई केमिकल रिएक्शन वो क्या होता है, साल्ट की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। इसलिए सिंचाई जितनी खेत में पानी की आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। और आप ये भी देखते होंगे जब हम बाई पाइप पानी चलाते हैं तो जहाँ पानी गिरता है वहाँ मिट्टी को क्या करता है, खदोड़ देता है।
तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर का जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ भूमि होती है, वो वहाँ से कट के और बह के उसी खेत के किसी कोने में जाके लग जाती है। तो इस तरह डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड भी उसके लिए काजज है। अब इसमें नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। इन्हीं सब के कारण सॉइल इरोजन होता है। इसमें 3 और भी टॉपिक थे, गुलिस, रेविन्स एंड सीट इरोजन। इसके बारे में भी आप जानिए। गुलिस का मतलब होता क्या है? तो गुलिस मीन्स डीप चैनल्स डेवलप्ड इन क्लेई सॉइल ड्यू टू रेनिंग वाटर। आप देखते हैं जब बारिश होती है और ज़मीन पर पड़ती है तो जब पानी के छोटे छोटे चैनल बन जाते हैं, और क्लेई, स्पेशली जो क्लेई सॉइल होता है उसमें देखने को ये मिलता है कि बारिश में चैनल्स जो होते हैं, डीप चैनल्स, वो डेवलप्ड हो जाते हैं। रेविन्स क्या होता है? बैड लैंड एंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। रेविन्स ऐसे भूमि को कहते हैं जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते हैं। और इस तरह का जो रीजन होता है वो आप देखते होंगे, चंबल घाटी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ की जो मिट्टी है वैसे ही है, रेविन्स है, यानी अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है, हम उसमें खेती नहीं कर सकते हैं। सीट इरोजन, वॉशिंग ऑफ टॉप सॉइल। सीट इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, जिसमें फर्टिलिटी होती है, उसका बह जाना ही सीट इरोजन कहा जाता है। वो चाहे हवा से हो जाए और चाहे पानी से हो जाए। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स इसमें है। इसमें आपके 4 मेथड्स हैं। एक काउंटर प्लाविंग है, जिसमें हम ये मान लीजिए कि पहाड़ है और इसको हम ऐसे ऐसे परिरेखा बनाते हैं। काउंटर मीन्स रेखा, इसको हम बांधते हैं ऐसे रेखा बना के, और उसको हम सॉइल इरोजन को बचाते हैं। दूसरा जो है टेरेस फार्मिंग है। इसमें जैसे खेतों, पहाड़ों पे क्या होता है, पानी तो रुकता नहीं है, वो अपने साथ वो इरोड करता है, तो उसके लिए हम मेड़ या बांध बनाते हैं। आप खेतों में भी देखते होंगे मेड़ या बांध बनाया जाता है, तो उसे ही कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तीसरा जो है आपका स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप में मतलब पट्टी होता है, एक खेत ही है, खेत को ले लीजिए। स्पेशली जब हम धान की खेती करते हैं तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं ताकि पानी हर जगह रुका रहे। नहीं तो पता चलता है खेत यदि लेवल्ड नहीं है, बराबर नहीं है, तो एक तरफ हम पानी चलाते हैं तो पानी दूसरे तरफ जाके इकट्ठा हो जाता है। इसलिए उसमें हम स्ट्रिप फार्मिंग भी करते हैं। इस तरह से सॉइल इरोजन को बचाते हैं। और लास्ट जो है चौथा, शेल्टर बेड्स। इसमें मिट्टी का यानी सॉइल इरोजन न हो, विंड अपने साथ उड़ा के न ले जाए, तो इसके लिए देखते होंगे कि खेतों के किनारे चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वहाँ विंड से सॉइल इरोजन की रक्षा किया जा सके। यही खेत के चारों तरफ ये पेड़ लगाने को ही शेल्टर बेड्स करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।